वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाने का आज़म। BISP के जरिए 70 अरब रुपए मुतासरीन में तकसीम किए गए। 2 करोड़ मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। जनेवा में अगले माह सैलाब मुतासरीन के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस होगी। मुतासरीन के मसाइल आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। इत्तेहादी हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खैरपुर में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैरपुर के सैलाब मुतासरा गांव पीर गद्दू का दौरा। चेयरमैन NDMA की मुतासरीन की बहाली और पानी की निकासी से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। पानी की निकासी के लिए इजाफी मशीनरी, अफरादी कुव्वत और वसाइल बुरे कार लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की मुतासरीन से भी बातचीत, मसाइल दरियाफ्त किए। सर्दी की आमद की वजह से मुतासरीन की बहाली के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए कौमी खिदमत के जज्बे के साथ काम करना होगा। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कोट DG में सैलाबी पानी की निकासी के अमल का जायजा। वज़ीर आज़म की मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी निकालने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के इजाफी मशीनरी, अफराद क़ुव्वत और वसाइल बुरे कार लाने की भी हिदायत। पंजाब में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल बरकरार। गवर्नर की जानिब से 4 बजे तलब किया गया इजलास स्पीकर के इनकार की वजह से न हो सका। वज़ीर आला के पास एतमाद का वोट लेने के अलावा कोई चारा नहीं। गैर आईनी इक़दाम पर गवर्नर राज नाफिज हो सकता है। तहरीक इंसाफ आइन से मज़ाहमत नहीं कर सकती। एतमाद का वोट न लेने पर गवर्नर पंजाब नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। चीन के सफीर नोंगडोंग की वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी और मालियाती शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। हुकूमत माली मसाइल पर काबू पाने के लिए कोशा। तवानाई की बचत से माली वसाइल में इजाफा मुमकिन है। इस हवाले से तरक्की पजीर ममालिक का जदीद तर्ज जिंदगी अपनाना होगा। तवानाई की बचत के हवाले से मौसर स्ट्रेटजी बनाई गई है। मतलूबा नताइज के हुसूल के लिए सूबाई हुकूमतों और ताजरों का ताउन अशद जरूरी है। वसाइल की बचत हुकूमत के साथ कौम की भी जिम्मेदारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। तरक्की के लिए इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर। हमने मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया। 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए। 2013 में हर रोज हम सोचते थे कौन सा नया मंसूबा शुरू करें। आज ये सोच रहे हैं कौन सा मंसूबा बंद या सुस्त करना है। वज़ीर मंसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। सरगोदा में ग्रिड स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब। 132 kV ग्रिड स्टेशन पर 1 अरब से जायद की लागत आएगी। आवाम को रोजगार की फराहमी, मुल्क की खुशहाली और तरक्की मोहम्मद नवाज शरीफ का मिशन है। थरकोल प्रोजेक्ट भी मोहम्मद नवाज शरीफ का शुरू किया गया मंसूबा है। मुश्किल हालात के बावजूद हमने आगे बढ़ना है। तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर। इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। आगाज 26 दिसंबर को कराची टेस्ट से होगा। दूसरा टेस्ट मुल्तान में 3 जनवरी से खेला जाएगा। वनडे मैचेस 10, 12 और 14 जनवरी को कराची में होंगे। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी। मराकश की टीम वतन वापस पहुंच गई। रबात पहुंचने पर अवाम की जानिब से टीम का वालिहाना इस्तकबाल। खिलाड़ियों ने बस की छत पर सवार होकर शहर का चक्कर लगाया। मराकश ने वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेलने वाली पहली अरब अफ्रीकन टीम का एजाज हासिल किया।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैरपुर सिंध में कोट डीजी के सैलाबज़दा इलाके पीर गद्दू का एक रोज़ा दौरा किया है। पीर गद्दू में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू की है, जिसमें वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि सैलाब ने सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में नाकाबिले बयान तबाही मचाई है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि उन्होंने इस कदर तबाही ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। सैलाब से लाखों घर और फसलें तबाह हो गईं। विफाक ने सूबाई हुकूमत से मिलकर सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए दिन रात काम किया, जबकि इस हवाले से मुतल्लिका इमदादी इदारों की मेहनत काबिल सत्ताइश है। मैंने इस तरह की सैलाबी तबाही शायद अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। नाकाबिले बयान थी वो सूरत हाल। शहरों के शहर और कस्बों के कस्बे डूब चुके थे। पाकिस्तान के अवाम को दाद देता हूँ, हुकूमत सिंध को, वज़ीर आला को, उनकी काबीना और उनकी इंतज़ामिया को दाद देता हूँ। बलूचिस्तान की हुकूमत, उनके वज़ीर आला, उनके इंतज़ामिया को दाद देता हूँ। और दर्जा बदर्जा केपी और पंजाब, उन सबको कि आपने जिस तरीके से वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर, वफाकी इदारों और सूबाई इदारों के साथ मिलकर उस इंतहाई कठिन मुश्किल वक्त में इस मुसीबत के वक्त को काटा, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 70 अरब रुपए वफाक ने मुहैया किए। इसके अलावा 18 अरब रुपए कंबल, खेमे और पानी और खुराक, मॉस्किटो नेट, ये सब चीज़ें। 80 लाख अभी भी जो ख़ानदान जो हैं वो पानी से वो अभी भी इफेक्टेड है। 2 करोड़ लोग इमदाद के मुस्तहिक हैं और 90 लाख बच्चे वो आज भी इमदाद के मुस्तहिक हैं। तो इसके लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा, जनेवा में अगले माह सैलाब मुतासरीन के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। सैलाब मुतासरीन के मसाइल दुनिया के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की कारकर्दगी के बायस मुश्किलात का सामना है। दोस्त मुल्कों से मिलने वाले तहाइफ एक शख्स ने बेच डाले। वज़ीर आज़म ने कहा कि खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी तक बेच दी गई। दोस्त ममालिक ने तहाइफ साबिक वज़ीर आज़म को नहीं, पाकिस्तानी अवाम को दिए थे। पिछली हुकूमत हमें विरसे में दे गई, हम तो उससे निपट रहे थे, महंगाई से, IMF से और तमाम तरीकों से। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह जो हमारे दोस्त ममालिक से तोहफे मिले करोड़ों अरबों के। एक तोहफा तो वो घड़ी का है जो कि जिस पर खाना काबा का मॉडल है उसके ऊपर, और ये मेरी बहनें बैठी हैं, ये जवान बुजुर्ग बैठे हैं। हम मुसलमान पाकिस्तानी कुछ भी करते हो अपनी निजी जिंदगी में, लेकिन नामूस रसालत और काबा शरीफ की अजमत के लिए आप कट मरते हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसने इसकी भी परवाह नहीं की, वो तोहफा कोई उसकी जाती जागीर नहीं थी, वो आपकी इज्जत थी। 22 करोड़ आवाम को दिया था सऊदी अरब के बादशाह ने कि भाई मैं पाकिस्तान की इज्जत करता हूँ, ये तोहफा ले मुझसे। और वो भी खाना काबा को मॉडल बेच दिया उसको। और अब उनकी खातून अव्वल ने पता नहीं कितने अरबों रुपए के तोहफे जो तोशा खाना में आए नहीं वो बेच दिए। काश खैरपुर के मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, काश ये तोहफे बेचकर वो पैसा आपके हवाले किया तो मैं शाबाश देता इनको। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैरपुर और तालुका कोट डीजी के सैलाब मुतासरा गांव पीर गद्दू का एक रोज़ा दौरा किया। दौरान प्रवास वज़ीर आज़म को चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी के निकास और बहाली की कार्रवाइयों से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी निकालने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा कि इलाके में इजाफी मशीनरी, अफरादी क़ुव्वत और वसाइल बरोए लाने पर जोर दिया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सर्दी की आमद की वजह से मुतासरीन की बहाली के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए।
वज़ीर आज़म ने NDMA और दूसरे इदारों की कारकर्दगी की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमतों और इदारों की सैलाब मुतासरा इलाकों में दिन रात की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि ये एक कौमी खिदमत है, कौमी खिदमत के जज्बे के साथ ही हमें काम करना होगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरा खैरपुर के दौरान तलका कोट DG में सैलाबी पानी के निकास के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को सैलाबी पानी के निकास और बहाली की कार्रवाइयों से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी निकालने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत करते हुए इजाफी मशीनरी, अफरादी क़ुव्वत और वसाइल बुरे कार लाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सर्दी की आमद की वजह से मुतासरीन की बहाली के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म ने NDMA और दीगर इदारों की कारकर्दगी को सराहा। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे हम पंजाब में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के हवाले से, और ये सूरत हाल बरकरार है। गवर्नर की जानिब से 4 बजे तलब किया गया इजलास स्पीकर के इनकार की वजह से नहीं हो सका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि वज़ीर आला के पास एतमाद का वोट लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। गैर आइनी इकदाम पर गवर्नर राज नाफिज हो सकता है। उन्होंने मजीद ये कहा कि तहरीक इंसाफ आइन से मज़ाहिमत नहीं कर सकती। एतमाद का वोट ना लेने पर गवर्नर पंजाब नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इसी हवाले से हमारी नुमाइंदा हुमा सदफ हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे मजीद अपडेट से लेते हैं। जी हुमा, जरा ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे से शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने आज 4 बजे इजलास तलब किया था, खसूसी इजलास, जिसके अंदर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ ज़िलाही से कहा गया था कि वह एतमाद का वोट लें। मतलब ये कि ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करें। एक तरह से उनको चैलेंज किया गया था कि अगर वो अक्सरियत बरकरार रखे हुए हैं तो वो उसको शो कराएं। लेकिन कल जो पहले से एक जारी इजलास था पंजाब असेंबली का, उसमें स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान साहब ने एक रूलिंग दी और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये इजलास पहले से जारी है और हम गवर्नर की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन को कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ समझते हैं, और उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं कि आज ये इजलास बुलाया जाए। एक तरीके से आप आसान ज़बान में ये कह सकते हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने इनकार कर दिया आज का ये खसूसी इजलास बुलाने से, और जो कल पहले से जारी इजलास था उसको जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो खसूसी नशिस्त आज होनी थी जिसके अंदर एतमाद का वोट लिया जाना था, उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से। तो आज 4 बजे यहाँ पर तमाम मीडिया तो मौजूद था और ये भी कहा गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान आएंगे। उनके जानिब से जो चीफ़ व्हिप हैं खलील ताहिर सिंधु साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उनका ये कहना था कि आइनी तौर पर किसी एक जो रुकन है उसका अपोजिशन, जो पंजाब असेंबली में अपोजिशन है, उसकी तरफ से यहाँ पर आना ज़रूरी है, जिसके लिए वो आए और वो असेंबली के अंदर गए और इंतज़ार किया गया। मगर यहाँ पर बिल्कुल कोई इम्कान ना उस वक्त दिखाई दिया इजलास शुरू होने का और ना अब दिखाई देता है, बल्कि अब तो जो अंदर स्टाफ है वो भी जाना शुरू हो गया है। अब सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब है, क्योंकि किसी भी वक्त नोटिफिकेशन किया जा सकता है गवर्नर पंजाब की जानिब से, जिस नोटिफिकेशन में डी नोटिफाई कर दिया जाएगा वज़ीर आला पंजाब को। क्योंकि अगर वज़ीर आला एतमाद का वोट लेने को अवॉइड करते हैं, रिफ्रेन करते हैं, उससे किसी भी तरीके से बचने की कोशिश करते हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अगर उनके पास अक्सरियत हो तो वो जाहिर है कि परसीव कर सकते हैं कि एक और आइनी बहरान की जानिब पंजाब असेंबली को, पंजाब में जो सियासी इंतज़ाम है, सियासी निज़ाम है, उसको मज़ाहमत करते हुए, आइन की मज़ाहमत करते हुए एक और बहरान की जानिब धकेलने की कोशिश कर रही है पंजाब हुकूमत। जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं तो ये कहूँगी कि आइनी बहरान की तरफ जाया जा चुका है। पार्लिमानी बहरान जो है वो शुरू हो गया है पंजाब में, क्योंकि जब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, कभी अदालती हुक्म पे, कभी पार्लिमान में जो आपने देखा है कि कुछ ऐसी रिवायात, कुछ ऐसी तारीख़ बन गई जो पहले कभी भी नहीं देखी गई थी कि पंजाब की हुकूमत ने पंजाब की असम्बलियों में, इवन पाकिस्तान की असम्बलियों में कभी हुआ। ऐसे वाक़यात जो हैं वो यहाँ रूनुमा हुए जिनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती और वो कुछ अच्छे अल्फाज में उनको याद नहीं किया जाएगा। अब ये सोचा था कि असम्बली की तहलील एक तरीके से जमहूरी तरीके से रोकने की कोशिश की गई है और अब मामलात जो हैं वो शायद कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर आज फिर जो हैं वो नए नकात निकाल लिए गए। ऐसा लगता
लगता है कि मामला फिर अदालत में जाएगा। अब किसी भी वक्त रात 12 बजे तक का वक्त है, ज़ाहिर है कि दिन बदलने में, किसी भी वक्त डी नोटिफाई कर दिया जाएगा वज़ीर आला पंजाब को। फिर उसके बाद क्या पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ उस डी नोटिफिकेशन को मानेगी या अदालत में जाएगी या कोई एजिटेशन होगी। ये एक तरीके से जैसे कि हमें ये बात सुनाई दे रही है बहुत सारे हवालों से, बहुत सारे जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी जानिब से, कि ये एक तरह से गवर्नर राज की तरफ भी मामला जाते हुए दिखाई देते हैं। अब ये देखना है कि डिटेल के साथ हमारे साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल शेयर की। और इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। सलमान गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने न्यूज़ एट 6 के लिए वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं पंजाब में गैर यकीनी सूरत हाल, यकीनन आप भी इसको मॉनिटर कर रहे होंगे और बड़े करीब से देख रहे होंगे। अब लाहौर की सियासत और तख्ते लाहौर को एक दफ़ा फिर सियासी बहरान, और हम अगर आइनी बहरान कहें तो गलत नहीं होगा, उसकी जानिब ले जाया जा रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर एक बहरानी कैफियत तारी है। ये क्यों कर तारी हुई? देखें, एक माइंड सेट है जो पाकिस्तान के अंदर सरगर्म अमल है। अगर कौमी असम्बली में अदम एतमाद आती है तो वो अदम एतमाद को फेस करने के लिए तैयार नहीं होते, और अगर पंजाब के अंदर एतमाद के वोट के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर भी वो फेस करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक नई सूरत हाल है। देखें, पाकिस्तान ने चलना है आइन और कानून के तहत, और आइन के और कानून के तहत चलकर ही पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ सकता है। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत हाल तारी करने के लिए सरगर्म अमल है, और वो ये समझते हैं कि बहरानी कैफियत तारी करके हुकूमत और रियासत दोनों को अंडर प्रेशर किया जा सकता है। ये देखना होगा, इसका इंतजार आने वाले चंद रोज पे है। अच्छा सलमान गनी साहब, क्योंकि आप बड़ी बारीक बीनी से चीज़ों को देखते हैं, तो गवर्नर पंजाब का इस्तेहकाक है कि वो जब ये महसूस करें तो वज़ीर आला से एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कह सकते हैं। आइन का आर्टिकल 130 की ज़ेली शिक 7 उसकी इजाज़त भी देती है, सारे मामलात उसमें दर्ज हैं। पीटीआई हिचकिचाहट का शिकार क्यों है? अगर नंबर गेम्स पूरे हैं तो फिर ये इस तरह से मामलात को क्यों लेके आगे जाया जा रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिकल 130 की सब क्लॉज 7 के तहत गवर्नर साहब को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी वक्त ये महसूस करते हुए कि चीफ मिनिस्टर को हाउस का एतमाद हासिल नहीं रहा, उन्हें एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। और उन्होंने कहा है, बल्कि इसके साथ एक और शिक भी है कि अगर इसी शिक के तहत कि अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते या नहीं ले पाते तो फिर वो उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि अब इस पे गौर गौज हो रहा है, और इस हवाले से जो स्पीकर ने रूलिंग दी है वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, वो किसी तरह भी आईनी नहीं है। और उनका ये कहना कि जी हम गवर्नर को हटाने के लिए प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं, उन्हें शायद मालूम नहीं कि अब आईनी तकाजे क्या हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार प्रेसिडेंट साहब के पास नहीं है कि वो किसी को गवर्नर लगा सकते हैं या किसी को हटा सकते हैं। ये इख्तियार तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और फेडरल गवर्नमेंट ही हटाती है। और इसकी बड़ी मिसाल खुद चौधरी सरवर साहब की बर्खास्तगी का अमल है। आप निकाल के देख लें कि उन्हें फेडरल गवर्नमेंट ने निकाला था, उन्हें प्रेसिडेंट ने नहीं था निकाला। बिल्कुल सही। सलमान गनी साहब, थोड़ा सा हम इस तरफ आते हैं कि चूँकि अवामी नुमाइंदे हैं जिनको अवाम ने इलेक्ट किया है, और सिर्फ ऐसा कि जो हुकूमत में एक जमात है पंजाब में उन्हीं को अवाम ने इलेक्ट किया है, जो अपोजिशन के नुमाइंदे हैं उन्हें भी अवाम ने इलेक्ट किया है। इस जहनीत के बारे में आप क्या कहेंगे जो सिर्फ अपने अरकान या फिर अपनी हुकूमत के हवाले से ही कहते हैं हम असम्बली जब चाहें तहलील कर देंगे, और अगर अदम एतमाद जैसे आपने जिक्र किया कि कौमी असम्बली में आई तब भी इलेक्शंस का और असम्बली की तहलील का ऐलान कर दिया, और अब पंजाब में भी असम्बली तहलील करने का ऐलान किया गया, और अगर उसको आइनी तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है तो फिर गैर आइनी काम किए जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे वैलिड जो बयान है वो तो चौधरी परवेज लाई साहब के, क्योंकि 99% अरकान असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। और इसलिए आप देखें तो पंजाब असम्बली के ऐवान में इस वक्त जो तकसीम है वो हुकूमत और अपोजिशन की नहीं है, वो असम्बली के तोड़े जाने वाले और असम्बली को जुड़ा रखने वालों के दरमियान है। और ऐवान की वाज़ेह अक्सरियत ये चाहती है कि पंजाब असम्बली का ऐवान कायम रहे। और सबसे अहम बात तो खुद चौधरी परवेज लाई साहब कह चुके हैं कि अगर असम्बली टूटती है तो स्टॉक एक्सचेंज डूबेगा, मुल्की मईशत पर इसके मुज़िर असरात होंगे, पाकिस्तान अपने इस्तेहकाम से दो चार होगा। और उन्होंने तो यहाँ तक अपने इंटरव्यू में कहा कि खुद एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह असम्बली तोड़ने का अमल शुरू हो। ये दरअसल एक शख्स है
चूंकि वो खुद इक़्तिदार से बाहर है, अब वो अपनी हुकूमतों और अपनी असम्बलियों के दर पे हुआ है। मेरा ख्याल है अरकान असम्बली को खुद देखना चाहिए इस सारी सूरत हाल के अंदर। अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है तो फिर एक जुम्मेदाराना तर्ज अमल अख्तियार करना पड़ेगा। जहाँ तक पंजाब असम्बली में आपने एतमाद के वोट की बात की है, मेरा ख्याल सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वो क्यों इससे बिचके हैं ये ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो एतमाद का वोट लेने की पोजीशन में होते तो वो जरूर लेते। ठीक। अच्छा सलमान गनी साहब, आपकी सियासी बसीरत क्या देख रही है? मुस्तकबिल करीब में क्या सूरत हाल आप बनती हुई देख रहे हैं? क्या हम ये तवक्को रखें कि खुशाइन तरीके के साथ ये सारे मामला फ्लोर में ही हो जाएंगे तय, या फिर अदालतों में ये मामला जाएंगे जैसे इससे पहले भी गए? देखिए, मेरी बसीरत तो इतनी नहीं, मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला अगर कोर्ट के पास गया, कोर्ट्स तो पहले भी कह चुकी हैं कि आप ये मामला हमारे पास क्यों लेके आते हैं, आप ये मामला दीवानों के अंदर क्यों तय नहीं करते। और पंजाब के सियासी महाज पर इससे पहले चीफ मिनिस्टर का जब इलेक्शन भी हुआ है, आपको याद होगा कि वो भी सारे अदलिया के अहकामात के तहत ही हुए। तो बात ये कि इसका मतलब ये हाउस जो है इसके अंदर कोई माइंड सेट सरगर्म है जो किसी को आपस में बैठने नहीं देता, आपस में बैठकर अपने मामला को सुलझने नहीं देता। मेरा ख्याल उस माइंड सेट को एक्सपोज करने की जरूरत है। पाकिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम और इक्तिसादी इस्तेकाम भी सियासी तर्जुमा इख्तियार करने से होगा। अगर एक शख्स ये चाहता है कि अगर वो इक़्तिदार में नहीं है तो सारे निज़ाम को तलपट कर देगा, तो मेरा ख्याल अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ने आइन और कानून के तहत चलना है और कोई शख्स भी रियासत से बालातर नहीं, और उनका आखिरी तीर भी निशाने पर लगता है, महसूस नहीं हो रहा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। न्यूज़ शो एट 6 में आप बात कर रहे थे पंजाब में सियासी बहरानी कैफियत है और इसमें अब क्या होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसका हल पार्लिमान में ही जो अरकान पार्लियामेंट हैं, पंजाब असम्बली के अरकान हैं, उनको मिल बैठ कर ही इसका हल निकालना है। बिल्कुल दोस्त, आगे बढ़ते हैं जनाब, और इसी से जुड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इस मुलाकात में आइन पर किसी किस्म का कोई समझौता न करने का फैसला किया गया है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान को सियासी और माशी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। पंजाब के सियासी मामलात को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे। सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि गवर्नर पंजाब का हुक्म आइन के आर्टिकल 130 के मुताबिक है। इस बार तहरीक इंसाफ को धक्काशाही नहीं करने देंगे। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सैलाब के हवाले से रिकवरी, बहाली और तामीर नौ फ्रेमवर्क का इजरा कर दिया है। मनसूबाबंदी और तरक्की और खुसूसी इक़दाम के बारे में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इस हवाले से 4RF रिपोर्ट की कापी वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि ये दस्तावेज माहौलियाती तब्दीली के बाइस आने वाले सैलाब से होने वाले नुकसानात के बाद बहाली और तामीर नौ का जामे एक्शन प्लान है। दस्तावेज तबाही और नुकसानात के तखमीने की बुनियाद पर तैयार की गई है, जिसका इजरा अक्टूबर में हुआ था। एहसन इकबाल ने बताया कि रिपोर्ट में माहौलियाती तब्दीली निमटने के लिए कलील, वस्त और तवीलुल मुद्दत हिकमत अमली तरतीब दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने जामे फ्रेमवर्क को अपनाने पर वजारत मनसूबाबंदी, तरक्याती शराकतदारों, मुतालिका वजारतों, NDMA और सूबाई हुकूमतों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और उनकी टीम की काविशों को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि 9 जनवरी 2023 को स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में होने वाली आइंदा तरक्याती कॉन्फ्रेंस में इस फ्रेमवर्क को मौसर बनाने के लिए ज़रूरी कोशिशें की जाएं। उन्होंने मज़ीद हिदायत की कि वजारत मनसूबाबंदी और ज़राअत खारजा, वजारत मौसमियाती तब्दीली और इक़्तिसादी उमूर के डिवीज़न के साथ मिलकर दस्तावेज़ की अंदरून और बैरून मुल्क तमाम स्टेक होल्डर्स तक मौसर तरसील के लिए ज़रूरी इक़दामात करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि वफाकी काबीना ने तवानाई बचत प्रोग्राम पर संजीदगी से गौर किया है और सूबों को एतमाद में लेकर प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गैर मामूली हालात में ये इक़दामात वक्त का तकाज़ा है। तवानाई बचत प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद से कीमती वसाइल की बचत होगी और तवानाई बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ ज़राए से बिजली की पैदावार पर तवज्जो दे रही है। काबिल तजदीद ज़राए से तवानाई का हुसूल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। इस अमल के ज़रिए मुल्की वसाइल पर इन्हिसार बढ़ेगा, आम आदमी को रिलीफ और कीमती ज़र मुबादला की भी बचत होगी।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली हामिद हमीद, राव मोहम्मद अजमल और राना मुबशर इकबाल ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली हामिद हमीद, राव मोहम्मद अजमल और राना मुबशर इकबाल ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से चीन के सफ़ी नोंगरोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी और मालियाती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 22 दिसंबर बरोज़ जुमेरात शाम 5 बजे तलब कर लिया है। सदर मुमलिकत ने ये इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि तवानाई बचत के लिए जामे स्ट्रेटजी बनाई है। एनर्जी बचत से ही वसाइल में इजाफा मुमकिन है। वज़ीर दिफा ने कोयटा में तवानाई बचत हिकमत अमली पर सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया और एनर्जी पॉलिसी की वजाहत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आए तो बेशुमार मसाइल और वसाइल की कमी वर्षे में मिले। सैलाब ने चैलेंजेस मजीद बढ़ा दिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि कोयटा आने का मकसद तवानाई हिकमत अमली पर सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेना था। हुकूमत और अवाम दोनों को बिजली, पेट्रोल, गैस और पानी की बचत करना है। वफाकी वज़रा नवाबज़ारा शाहजैन बुगटी, कमर ज़मान कायरा, मुसद्दिक मलिक और फेडरल सेक्रेटरी एनर्जी भी कोयटा दौरे में वज़ीर दिफा के हमरा थे। सेनेटर मंजूर काकड़, सूबाई वज़ीर ज़मर खान अचकज़ई और अपोजिशन रहनुमा मलिक नसीर शाहवानी और ट्रेडर्स रहनुमाइंदों ने तवानाई इशू पर मौक़िफ़ पेश किया। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इमरान खान के करतूत एक एक करके कौम के सामने आ रहे हैं। एक खाइन और झूठा शख्स 4 साल मुल्क पर मुसल्लत रहा। सरगोदा में ग्रिड स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से उन्होंने खिताब किया। अपने खिताब में उनका यह कहना था कि मुल्क भर में रोजगार की फराहमी, खुशहाली और तरक्की मोहम्मद नवाज शरीफ का मिशन है। थरकोल का मंसूबा भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद हमने आगे बढ़ना है। मुल्क में तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हमने मुल्क में सी पैक मनसूबे का आगाज किया। सारी दुनिया पाकिस्तान में सी पैक के तहत सरमायाकारी करने को तैयार थी। इमरान खान की हुकूमत ने सी पैक मनसूबे को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि तरक्की सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज के तसलसल से आती है। मज़ीद तफसील क्या है ये बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल फूड, फार्मा, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2013 में पाकिस्तान का तरक्याती बजट 340 अरब रुपए था, जो 2018 तक बढ़कर 1000 अरब रुपए तक पहुंच गया। ताहम गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इसमें इजाफे की बजाय कमी हुई। पाकिस्तान की 75 सालों की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वजारत ख़जाना ने 1 अप्रैल को हमारी हुकूमत में आने से 10 रोज़ कबल ये एलामिया जारी कर दिया था कि वो माली साल की आखिरी सहमाही के लिए तरक्याती बजट की मद में 1 रुपया जारी करने की पोजीशन में नहीं है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि हम आहंगी, अमन और इस्तेहकाम से तरक्की आती है। तसादम और नफरत का शिकार मुआशरे तरक्की नहीं कर सकते। आज बदकिस्मती से जिस किस्म की पोलराइजेशन सोसाइटी में फैलाई जा रही है, कोई भी सोसाइटी जो पोलराइज हो जाती है, जो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती है, जिसमें कलेक्टिव कॉम्पिटेंस खत्म हो जाती है, कोलैबोरेटिव कॉम्पिटेंस खत्म हो जाती है, वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। हमें एक दूसरे के खिलाफ तासुब और नफरत की बजाय मुकालमे को और एक दूसरे को समझने की जरूरत है। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क में सनतों को फरोग देकर ही बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की है। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया।
स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पार्लिमानी रवाबित और इक्तिसादी ताउन को बढ़ाना दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत मुल्क में माशी और इक्तिसादी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कोशां है। स्पीकर कौमी असम्बली ने बताया कि पाकिस्तान का पार्लिमानी वक्त 3 जनवरी से कैनबरा में शुरू होने वाली दौलत मुश्तरका स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने दहशतगर्दी के खात्मे और फूड सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। नाज़रीन, बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए CTD कंपाउंड को दहशतगर्दों से क्लियर करवा लिया है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि बन्नू में CTD कंपाउंड पर हमला करने वाले 25 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 गिरफ्तार कर लिए गए। निजी टीवी से गुफ्तगू में तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 3 जवान शहीद और 10 जख्मी हुए। CTD कंपाउंड पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान फरार के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे, ताहम उनके इस मुतालबे को रद्द करते हुए उन्होंने कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। मजीद उन्होंने बताया कि तमाम तर सूरत हाल CTD की तहवील में मौजूद दहशतगर्दों की जानिब से पैदा की गई, जिसके बाद पाक फौज ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कामयाब ऑपरेशन करते हुए CTD कंपाउंड को दहशतगर्दों से क्लियर करवा लिया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को बढ़ाती हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपने अज़्म पर कायम हैं। किसी भी मुसल्लह जत्थे को सरजमीन पाकिस्तान पर कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासती रिट को हर सूरत कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बन्नू ऑपरेशन पर ट्वीट करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों का दोबारा सर उठाना हमारी कौमी सलामती के लिए एक नए खतरे का बायस है। ताहम उन्होंने इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस इस खतरे से निपटने की पूरी सलाहियत रखती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले बहादुर नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए अल्लाह ताला से शोहदा की कुर्बानियों को कबूल करने की दुआ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बन्नू में दहशतगर्दों की कार्रवाई नाकाम बनाने और उनके खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद दी है। कामयाब ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार है। सदर ममलिकत ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की क़यादत और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर मुल्क को दहशतगर्दी से आज़ाद किया है। इसी जज्बे से दहशतगर्दी की बाकियात को मुल्क से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए काम करना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कौम मुल्क की दिफा और सलामती के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले एहलकारों को खिराज अकीदत, शोहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी सदर ममलिकत ने दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एंकर पर्सन शिफा यूसुफजई के घर मुसल्लह अफराद के ज़बरदस्ती दाखिल होने और मुलाज़िमीन पर तशद्दुद का सख्त नोटिस दिया और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने हिदायत की कि मुल्ज़िमान का सुराग लगाकर कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने एंकर शिफा यूसुफजई और उनके वालिदैन के साथ यकजहती का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मुसल्लह अफराद के शिफा यूसुफजई के घर में घुसने और घरेलू मुलाज़मीन पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हुए एंकर पर्सन और उनके अहल खाना के साथ यकजहती का इजहार किया। शिफा यूसुफजई के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। पुलिस को मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत की गई है। उन्होंने कहा कि मिलकर इस नौयत के वाक़यात का कला कमा करेंगे। इस मौके पर शिफा यूसुफजई ने वज़ीर इत्तलात को बताया कि वाक़े के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थी। मुल्ज़िमान ने घरेलू मुलाज़मीन पर तशद्दुद किया और धमकियां दी। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान घर के अंदर दाखिल नहीं हो सके और फरार हो गए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन में BBC से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि RSS हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पैरा है। Hindutva, RSS-inspired BJP government has gotten all too comfortable of saying the word terrorism and Muslim in the same sentence and feeding off international Islamophobia to target my country. I believe the world has changed. Pakistan is the epicenter for the victims of terrorism. Butcher of Gujarat is not my nomenclature for Mr. Modi. That is what the Muslims of Gujarat called him as a result of the Gujarat riots.
वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशत गर्दी के लिए संजीदा इक़दामात कर रहा है। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि अफ़गान हुकूमत भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करे ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम हो सके। Will be continuing our anti-terrorism efforts, and we hope and expect from our Afghan neighbours that they will fully cooperate with us. Pakistan is willing to cooperate and coordinate in any operation or any activity against them, but we do need to see results. Otherwise, not only between our two countries, but this is a general sticking point that is an issue of concern for the entire international community. No one wants that Afghanistan becomes a sort of a springboard for international terrorism. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया के मुबाहिसे में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देना चाहता है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के वसी मौक़े मौजूद हैं। ज़राअत, सेहत और दीगर शोबों में ताउन के लिए मज़ीद पेशरफ़्त की ज़रूरत है। तफ़सील हमें बताएंगे अली गुल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देना चाहता है। दोनों मुल्क मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत, सेहत और दीगर शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। In the last decade, 90% of our conversations were focused around counterterrorism, the war on terror. Now we're engaging far more diversely on a whole host of issues, as was mentioned in the introduction. We've had exchanges on climate, we've had exchanges on tech, we've had exchanges on healthcare cooperation with our Minister of Health visiting, even potential cooperation in agriculture. The United States is still Pakistan's biggest customer, and there's far more economic potential for us to unlock. वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हालिया सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग इस आफत से मुतासिर हुए। जानी और माली नुकसान के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी बिरादरी के ताउन की ज़रूरत है। 1 in 7 people devastated. That's 33 million people, costing $30 billion. Is our damage needs assessment, $32 billion, which is about 10% of our GDP, washed away in a single climate catastrophe. वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा और सैलाब के बाद पाकिस्तान में बड़ी तबाही हुई। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ट्वीट में कहा है कि अमेरिकन थिंक टैंक के माहिरीन और मीडिया पर्सन से मिलकर खुशी हुई। इस मौके पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तरजीहात और पाक अमरीका ताल्लुकात समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली की कोशिशों और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन में USAID के एडमिनिस्ट्रेटर समांथा पावर के साथ मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा ने ट्वीट पैगाम में कहा कि USAID एडमिनिस्ट्रेटर के साथ एक नतीजा खेज मुलाकात हुई, जिसमें सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए तवील मुद्दती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान में सैलाब से निपटने के लिए मदद करने पर USAID की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर और एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर की जानिब से $9 करोड़ 70 लाख की इंसानी इमदाद के ऐलान को भी सराहा। नाज़रीन, माहिरीन ये कहते हैं कि बहरा हिंद खित्ता दुनिया की मजमूई GDP का 20% पैदा करने की सलाहियत रखता है। ताहम इन समरात से बहरामंद होने के अलावा इलाकाई रवाबित को फ़रोग़ देना होगा। कौमी दायरा बराए बहरी उमूर के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में जारी तीसरा बैनुल-अक़वामी बहरी उमूर सिम्पोजियम इख्तिताम पज़ीर हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम रिजवान। कौमी इदारा बहरी अमूर के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में जारी तीसरा बैनुल-अक़वामी बहरी अमूर सिम्पोजियम इख्तिताम पज़ीर हो गया। सिम्पोजियम का मौजू बहरे हिंद खित्ते में इक्तसादी मौक़े रखा गया था। इस मौका पर खिताब करते हुए सेनेटर मुशाहिब हुसैन सैयद ने कहा कि चीन पहला गैर मगरबी मुल्क है जिसने साइंस, टेक्नोलॉजी और इक्तसादी अमूर में मगरब की इजारादारी को चैलेंज किया।
उन्होंने कहा कि बहरे हिंद में तेजी से तब्दील होती हुई सूरत हाल में पाक बहरिया की अहमियत बहुत बढ़ गई है। 2015 में कॉन्टिनेंटल शेल्फ में शामिल होने वाले 50,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके से हकीकी फवायद नहीं उठाए जा सके। When we talk of our region, the dominant trends are of turbulence and transformation. A great change is taking place. The world is witnessing tectonic changes. We are seeing the resurgence of Asia, and we are seeing a historic change, a shift in the global balance of economic and political power away from the West to the East. सिंपोजियम से खिताब करते हुए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मोहम्मद जाहिद महमूद ने कहा कि ग्वादर बंदरगाह तस्वीराती लिहाज से एक अहम मंसूबा है जिसे जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के तनाजुर में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी हरबी सलाहियतों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए हालात को मद्देनजर रखकर आगे बढ़ना होगा। इस मौका पर खिताब करते हुए इख्तितामी सेशन के मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने कहा कि बहरे हिंद खित्ते में इक्तिसादी लिहाज से तरक्की की बहुत सलाहियत मौजूद है। ये इलाका दुनिया भर की मजमूई GDP का 20% हिस्सा पैदा करने की सलाहियत रखता है। Those states having the economic backbone as well as the security arrangements will survive, and whoever survives well, I think he is going to be on the right side of the history. Survival in today's world is not possible alone. That's what the arrangements tell us time and again. So connectivity and integration with others in all the dimensions. सिंपोजियम से खिताब करते हुए बहरिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान की हकीकी तरक्की के लिए पॉलिसी तरजीहात को वुसअत देना होगी। उन्होंने कहा कि इलाकाई रवाबित को तेज तर करने के लिए वसाइल को मुतहर्रिक किया जाए। गवादर, केटी बंदर, ML1 और दीगर मंसूबों की तकमील भी जल्द अज जल्द की जाए। बंदरगाहों, सरहदों और अहम मुकामात पर एक्सरे समेत टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर जदीद चौकियां बनाई जाएं। डॉक्टर अजहर अहमद ने कहा कि समुद्रों पर फोकस करके ही यूरोप ने अमन और तरक्की का सफर तय किया। हमें भी ब्लू इकोनॉमी पर तवज्जो देने की जरूरत है। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद राव ने खित्ते के तनाजुर में मैरीटाइम सिक्योरिटी खतरात और चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। डेवलपमेंट जो होती है वो रीजन्स की होती है, तो रीजन्स कलेक्टिवली टुगेदर दे कम अप, और जब इकोनॉमिकली उनको ऊपर आना है तो फिर उसके लिए हमारे पास कनेक्टिविटी के मैकेनिज़म्स होने चाहिए जिसमें हम अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करें। हमारे ऑब्जेक्टिव थे कि हम हाईलाइट करें कि इंडियन ओशन रीजन को किस तरह हम मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से सेव कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में जो इंटरनेशनल स्पीकर थे, जो हमारे लोकल स्पीकर थे, सब ने बड़े अच्छे तरीके से इन दोनों एस्पेक्ट को हाईलाइट किया। सिंपोजियम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहरे हिंद एनर्जी सप्लाई और इक़्तिसादी तजारत का अहम मरकज है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की 90% तजारत और 100% एनर्जी की तजारत बहरी रास्ते से होती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में उन्होंने पाक बहरिया के किरदार को सराहा। डेनमार्क, रूस और तुर्की के माहिरीन ने भी इलाकाई रवाबित के फरोग और बहरे हिंद में इक़्तिसादी मौक़े के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की। सिंपोजियम के इख्तिताम पर शुरका में स्वेनियर्स तकसीम किए गए। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आसिम रिजवान की तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इस सिंपोजियम का इख्तिताम हुआ। आपको आगाह करें, इस्लामाबाद में NDMA ने पोस्ट मॉनसून जायज़ा राब्ता कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने की। इस मौके पर मुतालिका इदारों ने रवां साल मॉनसून बारिशों के लिए उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी और सैलाब से निपटने के लिए दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस का जायजा भी लिया। मुतालिका इदारों ने अगले साल मॉनसून की पेश की तैयारी और इक़दामात पर तजावीज़ दी। कॉन्फ्रेंस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग मनसूबाबंदी और लाहे अमल तश्कील दे दिया गया। और नाज़रीन, बल्तिस्तान डिवीज़न बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है। आज स्कर्दू शहर में दिन का कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बेशतर बाला इलाकों में आज कम से कम दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। सर्दी की शिद्दत के बायस आज से बल्तिस्तान भर में तमाम तालीमी इदारे 2.5 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम इदारतें भी 2 माह की तातीलात के सिलसिले में 15 फरवरी तक के लिए बंद हो गई हैं।
اور ایک طرف ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو گلگت بلتستان، جہاں پر شدید سردی ہے، شدید سردی کی لپیٹ میں ہے پورا علاقہ۔ دوسری جانب پنجاب کی اگر بات کریں، محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر کے آخری 10 دن بھی بارشیں ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے ناظرین سے یہ خبر پہلے بھی شیئر کی تھی، تاہم سموگ برقرار ہے اور سموگ کی وجہ سے صحت کے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس سموگ کا تدارک کیسے ہوگا، اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات چودھری محمد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ چودھری محمد اسلم، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی آ رہی ہے آواز آپ کی۔ جناب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے۔ اب کیا خبر ہے لاہور کے حوالے سے؟ دھند بھی ہے، اسموگ بھی ہے، بارشیں ناپید ہیں۔ جی بالکل، جی کل سے جو ہے کافی ڈینس فاگ پڑنا شروع ہو گئی ہے، اور ابھی ویزیبلٹی کوئی صبح کے ٹائم تقریباً 0 ہو جاتی ہے، اور ٹمپریچر بھی ڈراپ کر گیا، جیسے لاہور کا 6 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اور آنے والے دنوں میں بھی یہ کافی ڈینس فاگ ہوگی لاہور سمیت پنجاب میں آلموسٹ، اور بارش ابھی فی الحال اگر یہ دسمبر کی بات کی جائے تو بارش ابھی فی الحال نہیں ہے، نہ ہی کوئی اتنی وینڈ چلنے کا امکان ہے کہ یہ اس کو ڈسپرس کر سکے، تو ابھی یہ فوگ کا سیزن ہوگا۔ اچھا چودھری اسلم صاحب، یہ طرف فرما دیجیے گا، آپ نے کہا کہ ڈینس اسموگ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ کیا بارش کے ہونے کے بعد ہی اس میں کچھ کمی واقع ہوگی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے 15 سے 20 دنوں کے اندر شاید کچھ کمی واقع ہو جائے؟ اور دوسری طرف جو لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، بیمار ہوتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کس قسم کی حکمت عملی اپنانی چاہیے لوگوں کو، کیا حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے؟ دیکھیں ابھی یہ بارش ہوگی تو اس سے کافی حد تک پولوشن بھی کم ہو جائے گی، اور فاگ میں بھی کمی ہونے کا چانس ہے، اور باقی جو بیماریاں خشک سالی کی وجہ سے ہیں، جو اگر بارش ہوگی تو یہ کافی جو کھانسی وغیرہ اور گلے کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں ماسک کا استعمال کریں جیسے ہماری زندگی میں، بلکہ اس کو فریکوینٹلی استعمال کرنا چاہیے، جیسے ہمارے ڈسٹ ہوتی ہے عام سیزن میں بھی، تو یہ، اور آنکھوں وغیرہ پہ چشمے، جیسے لاہور میں اسموک زیادہ ہوتی ہے تو چشمے کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری محمد اسلم، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات۔ آپ لاہور کے ویدر کے حوالے سے خاص طور پر اسموک کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جی بالکل، اور اب اسکردو آپ کو لیے چلتے ہیں، ہمارے نمائندے قاسم نسیم ہمیں وہاں سے جوائن کر رہے ہیں، ہم نے وہاں کی صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید چونکہ وہ وہاں پر موجود ہیں بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکیں گے۔ قاسم بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ جی شکریہ جی۔ اچھا قاسم، ابھی ہم بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ بیشتر علاقوں میں -13 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ معاملہ پہنچ چکا ہے، تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کس طرح سے نمٹ رہے ہیں ساری سردی سے؟ ہمیں تو سوچ کر ہی بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگ گئی ہے۔ جی اس سال خلاف معمول جو خشک سردی ہے اس کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ جو موسم خزاں کے دوران 14 نومبر کو ایک دفعہ برفباری ہوئی تھی، اس کے بعد سے مکمل طور پہ موسم صاف چل رہا ہے، خشک موسم ہے، جس کے باعث سردی کی شدت جو صبح اور شام کے وقت ہے، سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو گزشتہ کئی روز سے مسلسل اسکردو شہر کے اندر -9 ڈگری چل رہا تھا سردی کا سلسلہ، اور آج اسکردو شہر میں جو پارہ ہے وہ -10 تک گر چکا ہے، جبکہ جو ہمارے بالائی علاقے ہیں جن میں گلتری ہے، شغرتھنگ ہے، اسکولی ہے، اور اس طرح کے دیگر جو بالائی علاقے ہیں وہاں پہ -13 سے بھی نیچے درجہ حرارت گرنے کی اطلاعات ہے۔ اور آنے والے دنوں میں بھی بتاتے ہیں ابھی موسم صاف ہے اور برفباری یا بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، جس کے باعث یہ توقع کی جا رہی ہے کہ سردی کی شدت میں مزید بھی اضافہ ہوگا۔ ابھی جس طرح کی سردی چل رہی اس سے موسمی بخار، نزلہ، زکام، گلا خراب، اس طرح کی بیماریاں یہاں پہ عام ہو گئی ہیں، اور ساتھ ہی جو شدت کی سردی ہے اس سے جو ندی نالوں کا پانی ہے، گھروں کے نلکوں کا پانی ہے، وہ بھی جمنے لگا ہے، جس سے یقیناً لوگوں کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا قاسم نسیم، وہ تمام لوگ جو کہ راولپنڈی، اسلام آباد سے، پاکستان کے کسی بھی حصے سے آنا چاہیں، گلگت بلتستان خاص طور پر اسکردو آنا چاہیں، ان کے لیے راستوں کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ اور خاص طور پر وہاں پر مقیم جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ ٹریول کرنا چاہیں، آس پاس کے علاقوں میں مقامی علاقوں کی طرف جانا چاہیں، راستوں کی کیا پوزیشن ہے؟ جی جس طرح میں نے ابھی گزارش کی کہ 14 نومبر کو ایک دفعہ برفباری ہوئی تھی، اس کے بعد سے
मुकम्मल तौर पर मौसम खुश्क है, जिसके बाइस तमाम सड़कें खुली हुई हैं और पिंडी इस्लामाबाद से स्कर्दो और स्कर्दो के अंदर से जो बैनुल अजलाई सड़कें हैं शिगर के लिए, खरमंग के लिए, जीबी के दूसरे इलाकों के लिए, वो तमाम सड़कें खुली हुई हैं और मौसम जैसा कि बताया साफ़ है। तो इस वजह से जो इस्लामाबाद और स्कर्दू की जो परवाज़ें हैं वो भी बाकायदगी से हो रही हैं। जो आना चाहेंगे उनके लिए यही है कि वो गर्म कपड़ों का ख्याल रखें और यहाँ के जो मौसम के शिद्दत है उसका ख्याल रखते हुए ट्रैवल करें। बाकी सड़कों के हवाले से कोई परेशानी इसलिए नहीं है कि अभी तक कोई ख़ास बर्फबारी हुई नहीं है। एक दफ़ा जो बर्फबारी हुई वो नवंबर के महीने में हुई थी और उस वक्त टेम्परेचर इतना नहीं गिरा था, तो वो बर्फ़ भी मेल्ट हो चुकी है। तो इस वक्त आने जाने के हवाले से मसाइल नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी खबर दी आपने कासिम नसीम के जो लोग सयाहत की गर्ज से जाना चाहते हैं, इन इलाकों का रुख करना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एडवाइस यही होगी कि अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को साथ रखिए और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे पहले वहाँ की सारी मालूमात ले लीजिए ताकि किसी भी अननेसेसरी जो हैसल है उससे बचा जा सके। और हम दुआ करते हैं कि खुश्क मौसम जो है इसका जल्द अज जल्द खात्मा हो और अब्र रहमत बरसे। और अब कुछ बात करेंगे हम खेल की। जी हाँ बिल्कुल, और सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ के हवाले से ही बात कर लेते हैं जनाब। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए 16 रुकनी कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे, ज़ीशान कयूम हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई पाकिस्तान इंग्लैंड की और अगली टेस्ट सीरीज़ तकरीबन 20 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुँच रही है। हमने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कौन कौन से खिलाड़ियों की वापसी हुई है और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आराम दिया गया है? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है और इसमें जो अनकैप्ड प्लेयर हैं जो डेब्यू करेंगे अगर उनको मौका दिया तो वो हैं मिडिल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम, जो कि वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। इसके अलावा फास्ट बॉलर हसन अली की भी स्क्वाड में वापसी हुई है, जबकि हारिस रऊफ जो हैं उनके हवाले से कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो जो हैं वो अभी तक मुकम्मल सेहतियाब नहीं हुए, इसलिए उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। जबकि नसीम शाह जो हैं वो फिट हैं और उनको टीम में शामिल किया गया है। अगर मैं प्लेयर्स के नाम लूँ तो बाबर आजम कप्तान हैं, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक हैं, अबरार अहमद हैं, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नसीम शाह, नुमान अली, सरफराज अहमद, सरफराज अली आगा और सऊद शकीर और शान मसूद और जाहिद महमूद शामिल हैं। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अब रवाना हो गई है ऑकलैंड से पाकिस्तान के लिए और तकरीबन कल सुबह 11 बजे के करीब जो है वो कराची लैंड करेगी और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जानी है। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट जो है वो 3 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। इसके अलावा वनडे मैचेस भी हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस खेले जाने हैं जो कि 10, 12 और 14 जनवरी को कराची में खेले जाएंगे और ये तमाम मुकाबले जो हैं वो पाकिस्तान के टेलीविजन के जो स्पोर्ट्स चैनल है पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया ज़ीशान कयूम, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तरक्की पाकर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। रैंकिंग के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के मानस लबुशैन की पहली पोजीशन बरकरार है, उनके 936 रेटिंग पॉइंट्स हैं। बाबर आजम 875 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कराची टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 78 और 54 रन की इनिंग्स खेलकर बाबर आजम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए हैं, जबकि उनके हमवतन ट्रेविस हेड की चौथी पोजीशन है। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस सर फहरिस्त हैं, उनके पास 880 रेटिंग पॉइंट्स हैं। इंग्लैंड के जिमी एंडरसन 835 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे और जनूबी अफ्रीका के कगिसो रबादा 824 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 803 पॉइंट्स के साथ 7वीं पोजीशन पर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स की आमद से आईसीसी के सीईओ जेफ अलार्डियस भी खुश हैं। कराची में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की मजबूत तरीन टीमों में से एक है। खुशी है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तवातर के साथ वापस आ रही है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद शायकीन क्रिकेट का बहुत लगाव है। जब भी पाकिस्तान आया और सीरीज देखी, बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज बेहतरीन रही। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि वो हर जगह मुख्तलिफ होती है।
और जनाब फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी के बाद मराकश की टीम वतन वापस पहुंच गई। रबात पहुंचने पर फुटबॉल टीम का वालिहाना और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शायकीन ने हीरोज को खुशामदीद कहा। फुटबॉलर्स हवाई अड्डे से बस की छत पर सवार होकर रवाना हुए और शहर का चक्कर लगाया। अवाम अपने स्टार्स की झलक देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ मौजूद थे। कौमी परचम उठाए शायकीन म्यूजिक बजाते और गाने गाते नजर आए। मराकश ने कतर में खेले गए फुटबॉल वर्ल्ड कप में शानदार खेल का मुजाहरा किया और पहली दफा सेमीफाइनल खेलने वाली अरब अफ्रीकन नेशन का एजाज भी हासिल किया। लास्ट फोर में शामिल होने तक मराकश ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल और स्पेन को शिकस्त दी। इवेंट में मराकश की टीम चौथे नंबर पर रही। और नाज़रीन, इसी के साथ ही न्यूज़ शो एट 6 अपने ख़त्म को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।